हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द लीग ऑफ नेशंस के विषय में चर्चा करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात पूरा विश्व दो खेमों में नजर आ रहा था। विश्व में उस समय शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था और इसी उद्देश्य से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बुलाने के साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता भी महसूस हुई और इसी कारण हम कह सकते हैं कि द लीग ऑफ नेशंस या जो राष्ट्र संघ था उसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय क्योंकि एक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संपूर्ण विश्व में शस्त्रों का होड़ मचा हुआ है, सभी देश उस समय जो युद्ध में शामिल हुए थे वहां पे धन जन की हानि हुई थी और इस कारण जितनी भी महान शक्तियां थीं वो इससे चिंतित भी थे और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को समझ रहे थे और इसी को देखते हुए पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के समय में ही अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा और जितने अन्य जो बिग फोर के सदस्य थे उन्होंने एक संगठन के स्थापना की बात की और इसी उद्देश्य से 28 अप्रैल 1919 को इसके संविधान का प्रारूप जो है वो पारित किया गया और 5 मई 1919 को राष्ट्र संघ का विधिवत स्थापना कर दिया गया था। वुडरो विल्सन ने खुद ही कहा है कि अ लिविंग थिंग इज बॉर्न while it is elastic, while it is general in its term, it is definite in the one thing we are called upon to make definite. It is a guarantee of peace. प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ही शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के विषय में चर्चा की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 8 जनवरी 1919 को अपने ऐतिहासिक भाषण में यह घोषणा की थी कि विश्व को भविष्य में युद्धों से बचाने तथा शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। 25 जनवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन का दूसरा चरण शुरू हुआ और इसमें यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्र संघ का प्रारूप वर्साई की संधि का आधार होगा और इसके पश्चात राष्ट्र संघ के संविधान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि राष्ट्र संघ का जो प्रारूप है वह वर्साई की संधि के द्वारा इसका जो आधार है वह रखा गया था। साथ ही साथ यहाँ पे 3 फरवरी 1919 को संविधान के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। 28 अप्रैल 1919 को संविधान का प्रारूप पारित हो गया था और 5 मई 1919 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्र संघ के संविधान में जो भूमिका है उसमें एक भूमिका तथा 26 धाराएं हैं और इन्हीं धाराओं में राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली भी निर्धारित की गई है। अब यहाँ पे आगे जब हम बात करें कि लीग ऑफ नेशंस की जब स्थापना की गई थी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के पश्चात, तो आखिर में इसके उद्देश्य क्या रहे थे यदि इसकी बात की जाए तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो राष्ट्र संघ के स्थापना का जो उद्देश्य रहा था वह युद्ध निषेध का रहा था। इस संघ का उद्देश्य नजदीकी भविष्य में युद्ध को रोकना था। इसके लिए राष्ट्र संघ ने देशों के मध्य के मतभेद दूर करने का प्रयास किया था और साथ ही साथ शांति स्थापना का भी प्रयास किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा उद्देश्य रहा था राष्ट्र संघ का वह था शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था कायम करना राष्ट्र संघ का उद्देश्य था और विभिन्न देशों के मध्य जितने भी उस समय झगड़े थे उन्हें सुलझाना तथा शांति और सुरक्षा स्थापित करना ये प्रमुखतः लीग ऑफ नेशंस का उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे जब और हम बात करें अन्य उद्देश्यों के विषय में तो इसमें हम देखते हैं कि सहयोग तथा सहिष्णुता की भावना को प्रोत्साहित करना भी लीग ऑफ नेशंस का उद्देश्य रहा था। राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों के एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने का प्रयास किया था। लीग ऑफ नेशंस के या राष्ट्र संघ के जो अन्य उद्देश्य रहे थे उसमें यह भी था कि पेरिस शांति सम्मेलन की व्यवस्था को लागू करना, क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन का जैसा कि हम जानते हैं कि जो वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स दिए गए थे उसमें शांति स्थापित करना,
जितने भी अप्रत्यक्ष संधि थे उन्हें समाप्त करना और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय अखंडता शांति बनाए रखना यह भी उद्देश्य था और उसी का अनुसरण करना राष्ट्र संघ का भी उद्देश्य बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व को भी उस समय विश्व के जितने भी देश थे वो समझ रहे थे और इसी वजह से राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य रहा था वह यह भी था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को संपूर्ण विश्व में इस प्रकार से लागू किया जाए कि लोगों को इसकी महत्ता जो है वह भी समझ में आए और इसे लागू किया जा सके सफलतापूर्वक। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य उद्देश्यों की यदि हम चर्चा करें तो इसमें महामारी से सुरक्षा भी राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य रहा था। दास प्रथा का उन्मूलन करना भी लीग ऑफ नेशंस का उद्देश्य था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में उपनिवेशवाद का दौर था और बहुत सारे ऐसे उपनिवेश थे जहां पे दास प्रथा जो है वो लागू था और लीग ऑफ नेशंस का यहाँ पे उद्देश्य ये भी था कि दास प्रथा को किस प्रकार से इसका अंत किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे जो उद्देश्य था लीग ऑफ नेशंस का वह था हथियारों की होड़ पर नियंत्रण रखना, या जो शस्त्रीकरण जो था बहुत अधिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में बढ़ गया था और यहाँ पे जो हथियारों की होड़ था इसको नियंत्रित करने के साथ ही साथ शांति स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना ये भी लीग ऑफ नेशंस का उद्देश्य रहा था। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना और साथ ही साथ जितने भी विवाद थे उनका शांतिपूर्ण तरीके से हल करना भी राष्ट्र संघ का उद्देश्य रहा था। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें कि जब हम राष्ट्र संघ के स्थापना की चर्चा करते हैं तो जरूर कोई ना कोई इसके ऑर्गेनाइजेशनल जो है स्ट्रक्चर रहा होगा और ऑर्गन्स भी रहे होंगे और इसी के विषय में जब हम बात करें तो इसमें प्रमुखतः हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ के 3 महत्वपूर्ण अंग रहे थे, जिसमें कि जो असेंबली था वो सबसे महत्वपूर्ण अंग रहा था। असेंबली का अधिवेशन वर्ष में एक बार बुलाया जाता था। सारे कार्य अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषाओं में होता था। कार्यों के संपादन के लिए 6 समितियां बनाई गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में था। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो असेंबली का मुख्यालय था वो जेनेवा में स्थित था और इसके अधीन जो समितियां रही थी वो 6 थी और इसका जो कार्य रहा था वह था वार्षिक बजट का अनुमोदन करना और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं असेंबली में उसे सर्वसम्मति से निर्णय लिया भी जाता है और उसे पारित किया जाता है। लीग ऑफ नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा अंग रहा था वह परिषद था और इस परिषद में 2 प्रकार के सदस्य थे। यदि हम बात करें स्थायी सदस्यों के विषय में तो इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका रहा था और इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या रही थी वह 9 छोटे राज्य इसमें शामिल थे। परिषद के विषय में जब हम और अधिक बात करें तो इसमें हम ये देखते हैं कि अस्थायी सदस्यों का चयन असेंबली के द्वारा किया जाता था और सभापति और उपसभापति का चयन परिषद के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य जो ऑर्गन रहे थे लीग ऑफ नेशंस के, यदि उनकी हम बात करें तो उसमें सचिवालय आता है। सचिवालय का जो हेडक्वार्टर था वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित था। इसके जो प्रधान सचिव हैं उसे महासचिव कहा जाता है और इसके अलावा सचिवालय में 2 उप महासचिव होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इसमें 3 अवर महासचिव भी कार्यरत रहते थे। महासचिव का चुनाव परिषद के द्वारा किया जाता था और सचिवालय के अधीन 11 विभाग हुआ करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विषय में तो ये यहाँ पे बहुत ही हम कह सकते हैं कि उल्लेखनीय था या इम्पोर्टेंट अंग रहा था लीग ऑफ नेशंस का, क्योंकि इसका जो है इसका कार्य ही होता था जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे थे उस समय उसका हल करना या निवारण निकालना। और इसके हेडक्वार्टर्स या मुख्यालय के विषय में बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो हेग स्विट्जरलैंड में स्थित था और अभी भी जो है जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो कोर्ट है इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो हेग में ही स्थित है। इसके जजों की जो संख्या थी वो 15 थी और जजों का जो कार्यकाल होता था वह 9 वर्षों के लिए होता था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विषय में और अधिक जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो जजों की नियुक्ति थी वो किनके द्वारा की जाती थी।
तो इनका जो नियुक्ति होता था वो असेंबली और परिषद की संयुक्त सहमति से होता था। इसका जो कार्य था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में सलाह देना रहता था और राष्ट्र संघ के विधान की व्याख्या करना होता था। नेक्स्ट यहाँ पे जो अन्य अंग रहे थे राष्ट्र संघ के, यदि उसकी हम चर्चा करें तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है और इसका जो प्रधान कार्यालय था वो जेनेवा में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का निर्माण एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में हुआ था और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वह आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता कम करना, जिससे कि मजदूरों के जो जीवन स्तर है उसमें बेहतरी लाई जा सके। नेक्स्ट इसके अधीन जो है 3 विभाग कार्यरत हैं, जिसमें कि सामान्य सभा, कार्यकारिणी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों के विषय में यदि हम बात करें तो श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना और साथ ही साथ उपयुक्त कार्यस्थल को उपलब्ध कराना भी रहा है। इसी के साथ अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं लीग ऑफ नेशंस के कौन सी उपलब्धियां रही थीं तथा इसके असफलता के क्या कारण रहे थे, इसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।